जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे पीछे हज़ारीबाग झील है जिसको कई लोग पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हज़ारीबाग छोड़ के विदेश भी जा रहे हैं। मेरे साथ नवनीत बग्गा हैं हज़ारीबाग के। हज़ारीबाग में पूरा दिन बिताया, बचपन का दिन बिताया, जवानी बिताया, लेकिन अब कनाडा के सिटीज़नशिप हो गए हैं। मतलब ये अब हज़ारीबाग इंडिया के लिए एनआरआई हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है नवनीत जी इंडिया के लिए एनआरआई बन के आपको? अरे जो मज़ा हजारीबाग में है, जो खुशी हजारीबाग में है वो कहीं नहीं है। लेकिन छोड़ के भाग क्यों रहे हैं? भागे नहीं है। हाँ। आदमी नौकरी की तलाश और काम के लिए कहीं भी जाता है, और हम जैसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई की, नौकरी की, दुनिया ने या भगवान ने रास्ता दिखाया, माँ बाप के आशीर्वाद से आज कनाडा में है। बिल्कुल। तो कनाडा चले गए हैं नवनीत बग्गा, हज़ारीबाग में सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की है। इनकी जर्नी जानेंगे कि आखिर क्या है, शुरू में क्या कर रहे थे और उसके बाद इनकी लाइफ में क्या क्या आया, कैसे आप पहुंचे कनाडा तक। और सिटीज़नशिप जो है, हम लोग सुनते हैं कि अक्षय कुमार भी कनाडा के सिटीज़न बन गए हैं। तो क्या कनाडा की सिटीज़नशिप लेना इतना आसान है और आप वहां तक कैसे पहुंचे? हाँ, तो इसको जवाब मैं दो पार्ट में दूंगा। पहला पार्ट, जब मैं पढ़ाई करके जॉब कर रहा था तो मैंने 11 साल बॉम्बे में रह के अर्न्स्ट एंड यंग, डेलॉयट में जॉब की। वहाँ पे मेरा काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर रहा था। जब भी मैं बाहर विदेश में काम करने जाया करता था तो वहाँ पे जब मैं रह के काम करता था, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो अंदर से विचार आता था कि क्या मैं यहाँ फुल टाइम रह के भी काम कर सकता हूँ। अच्छा। तो उन दिनों आदमी जब 25 से 30 की उम्र में होता है तो इंसान को लगता है कि वर्ल्ड इज़ माई ऑयस्टर एंड वर्ल्ड इज़ माई प्लेग्राउंड। तो उन दिनों मैं उस देशों में रुकने को कभी सोचा नहीं। अच्छा। लेकिन जैसे ही उम्र का आदमी का तगाज़ा 30-35 में आता है और आदमी को लगता है स्थिरता चाहिए, तो एक दिन शाम को बैठे बैठे आदमी को सोचता है कहाँ जाएं। और क्योंकि मेरे पास एक्सपोजर था तो दूसरा पार्ट जो हुआ, डिसाइड हुआ कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जाया जा सकता है, परमानेंटली शिफ्ट किया जा सकता है। तो जो प्रोसेस कनाडा के जाने का है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हाँ। उस प्रोसेस में 3 चीज़ें होती हैं। या तो आप परमानेंट रेजिडेंट बन के चले जाइए, उसके लिए आपको यहाँ से कार्यवाही करना है, 6 महीना लगता है। अच्छा। और उनका एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है जिसमें वो आपके जैसे प्रोफेशनल जिनका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा हो, और हम लोगों की फाउंडेशन सेंट जेवियर से है कि जिसमें हम लोग को इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम रही नहीं। अच्छा। आधे लोगों को जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं जाना चाहते हैं उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे ही काफ़ी एग्ज़ाम होता है। और हमारे स्कूल में हमारे फादर्स ने हम लोगों को बहुत अच्छा फाउंडेशन दी। तो जब मैंने प्रोसेस देखा तो बहुत आसान था। इंग्लिश इज़ समथिंग जो हम लोगों के परिवारों में कॉमनली बोली जाती है। हाँ। दूसरा, हमारी बैकग्राउंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस में कुछ पॉइंट सिस्टम बना। और जब मैं 2020, मतलब वाहिगुरु की मेहर है कि कोविड से पहले ही मैं कनाडा पहुंच गया। अच्छा। जनवरी 2020। हाँ। कनाडा का पीआर, परमानेंट रेजिडेंट से सिटीजन का प्रोसेस में 2.5 या 3 साल लगता है। क्योंकि कोविड था 2020 से 2022 तक मैं कनाडा ही रहा। अच्छा। मेरे वहाँ पे जब नंबर ऑफ़ डेज़ का एक रूल है कि अगर आप उन दिनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा। तो 2023 में मैं वहाँ रह रहा था, वहाँ अपनी नौकरी कर रहा था, अपना घर परिवार जो भी है सब कुछ अपनी जगह, सब अपनी जगह ठीक है। तो उस चीज़ को मैंने फिर 2023 में सिटीजनशिप अप्लाई की। अच्छा। अब सिटीजनशिप अप्लाई करने के बाद होता क्या है, इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं देती है। तो जब आप कनाडा का पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय आपको इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ता अभी आप सरेंडर कर चुके हैं? है। जी तो अभी आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है? जी। उसी बेसिस पे इंडिया में रह रहे हैं? नहीं, तो जब कैनेडियन पासपोर्ट हो, अगर आपके पास फिर जब इंडिया वापस आना है, क्योंकि मेरे परिवार के सारे गण यहीं हैं, मेरे सारे मित्र, तुम भी मित्र हो, सब यहीं हैं। तो अब कोई भी सिटीज़न जब कैनेडियन बन जाता है तो उसको फिर विजिटर वीज़ा लगता है। अच्छा। अगर आप विजिटर वीज़ा के प्रोसेस को, शॉर्ट टर्म है क्योंकि 6 महीने के लिए आप आ सकते हैं, इसके लिए इंडियन सरकार ने एक नया प्रोसीजर निकाला है प्रवासी लोगों के लिए। उसको कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। तो जब आप इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करते हैं और कैनेडियन पासपोर्ट लेते हैं तो वहाँ के लोकल कॉन्सुलेट और एम्बेसी में जाके आप OCI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आया हूँ, आपका सवाल जो ये है कि आप कैसे यहाँ आए हैं, मेरे पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है जिसमें मैं इंडिया में अब हमेशा भी रहना चाह सकता हूँ। अच्छा। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आप खेतियानी जगह नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा। आप मीडिया या पब्लिसिटी या आप PR वाला जॉब नहीं कर सकते हैं। अच्छा। डिफेंस फोर्सेस में जॉब नहीं कर सकते हैं। और बड़ी बात कि आप यहाँ वोट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वोटिंग नहीं कर सकते। वोटिंग वोटिंग राइट्स खत्म हो जाए। हाँ, वोटिंग राइट्स खत्म हो तो जाए। ये बताइए कैसे आपने किया, मतलब शुरू में पढ़ाई के बाद क्या किया, जैसे बेसिक 10th के बाद कहाँ गया आप?
हाँ, तो 10th के बाद उन दिनों को जैसे होड़ थी, मैं 11th 12th करने कोटा की तैयारी करने चला गया। 11th 12th भी वहीं से की। कोटा से? हाँ, और वहाँ पे इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता रहा और AIEEE के एग्ज़ाम्स में मेरा फिर क्रैक स्कोर आके फिर मेरा पूना में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पूना इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वहाँ से मैंने IT में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की। अच्छा। ये कोर्स 2009 में ख़त्म हो गया। फिर 9 वहाँ के पे बाद? फिर वहाँ पे मेरी लास्ट ईयर में जैसा कि प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट भी लग गई ओरेकल में। अच्छा। लेकिन घर वालों ने बोला कि अभी इंजीनियरिंग के अलावा भी आगे पढ़ने का ऑप्शन तुम्हें है, तो तुम पढ़ लो। अच्छा। तो फिर पिताजी के बोलने से फिर मैंने वहाँ पे MBA का सिम्बायोसिस का एग्ज़ाम दिया। अच्छा। एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं सिम्बायोसिस में MBA की मैंने। तो 2011 फिर जब मैं पढ़ता रहा पुणे में, फिर वहाँ से मेरी कंसल्टिंग कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग में एज अ कंसल्टेंट जॉब लगी और जॉब मुझे बॉम्बे में मिली, जहाँ पे मैं 7.5 साल मैंने बॉम्बे में रह के भी और विदेश के काफ़ी ट्रैवल्स किए। मतलब मैंने 22 या 23 कंट्रीज़ ट्रैवल किया उस 7 साल में। तो क्या काम रहता था जो 22-23 कंट्री आप घूमने लगे साथ साथ? हाँ, तो जैसे कि आपको बताया कि वहाँ पे टेलीकॉम काफ़ी उन दिनों ग्रोथ में था। 2011 के बाद 2012 के बाद 3G 4G काफ़ी था। तो इंडिया का जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, वहाँ पे मुझे शुरू में कुछ सीखा मैंने। लेकिन उस सीखने से क्या हुआ कि हम देशों में, इंडिया की एक खासियत है कि हम बाकी देशों से टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड में बहुत आगे हैं। तो जो सिस्टम्स और जो प्रोसेसेस हमारे कंपनीज़ में और इंडियन प्रोसेसेस हैं, वो कहने को लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत आगे है, वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे पीछे है टेक्नोलॉजी में। कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हैं वो लोग, ये नहीं बोलना चाहिए कि पीछे हैं। तो जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे इंडिया के कंपनीज़ में एज अ कंसल्टेंट जॉब करके लिखा मैंने, इसको फिर मैंने, जब मेरी कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट्स आए तो उसने मुझे, उन्होंने दुबई, ओमान, सऊदी अरेबिया, कीनिया, साउथ अफ्रीका, कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, मतलब मैं आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में सारी जगहों में जाके उन कंसल्टेंट टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए मैंने रिस्क एडवाइजरी, रिस्क अश्योरेंस, एडवाइजरी वर्क काफ़ी काम किया मैंने। पूरा कंट्री घूमने के बाद फिर वापस आए या फिर उधर ही मन लग गया? हाँ, वही जो मैं आपको बोला कि जब वहाँ रहते हो, वहाँ के लोगों से बात करते हो, वहाँ के होटलों में घूमते हो, वहाँ के रेस्ट हाउस में जब रहने की जगह मिलती है, तो ऑफ कोर्स अच्छा तो लगता है। व्यवहार पे आदमी को लगता है कि कितनी सुंदर जगह है। लेकिन उन दिनों मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इंडिया छोड़ूंगा। और इंडिया इतना खूबसूरत है, जैसे आप देख रहे हैं झील में जो खूबसूरती है, वो मतलब ये अपने आप ही में एक हमारे लिए प्राइस पोजीशन है। तो कभी मुझे उन दिनों 11 साल 12 साल कभी नहीं लगा कि मैं विदेश में रहूँगा। मुझे लगा इंडिया इज़ ग्रोइंग, इंडिया इज़ बूमिंग, और इंडिया के लिए ही मैं काम करता रहा। लेकिन वो कौन सा मोमेंट था कि आप मतलब कनाडा गए और फिर वहीं बसने का प्लान हो गया? तो क्या ऐसा कभी लाइफ में चैलेंजेस आया कि आपको नौकरी आसानी से मिलते गया, या फिर क्या चैलेंज? ओह नहीं, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। ऑफ कोर्स जब मैं कनाडा के बारे में सोचा तो हर तरह के इंसान, जब अच्छा इंडिया में ग्रो कर रहा था, मैं यहाँ पे डायरेक्टर पोजीशन पे भी था कंसल्टिंग जो डेलॉयट में, वहाँ पे फिर जब आदमी छोड़ के जाता है तो मेरे कंपनी वाले लोगों ने मुझे बोला कि तुम वहाँ जाके करोगे क्या, तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं है। तो उन दिनों उन्होंने मुझे फिर एक चीज़ सिखाई कि ये चीज़ हमें हमारे परिवार से भी, विरासत में भी मिली है, और हमारे स्कूल की जो पढ़ाई है और हमारे हज़ारीबाग के जो मिट्टी की खासियत है कि हम कहीं भी जाते हैं अपनी जगह, अपना स्थान, अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ये एक मतलब हम, जब मैं 2020 में कनाडा गया तो मेरे पास वहाँ नौकरी नहीं थी। मेरे पास कुछ अपनी सेविंग्स के, जो इंडिया में जॉब या ग्लोबल में जॉब करके जो रखी थी मैंने, वही पैसे से मैं वहाँ गया था। एंड जब वहाँ गया तो शुरू के 1.5-2 महीने में जब वहाँ रहने लगो और कैनेडियन डॉलर में खर्चा करने लगो, तो आदमी को लगता है कि यहाँ पे जॉब होनी और काम करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम, ये चीज़ मुझे यहाँ पे, मतलब हमारे जो मिडिल क्लास हमारे फैमिली बैकग्राउंड है और हमारी फैमिलीज़ का जो हमारी सोच है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो मुझे जब वहाँ गया तो मुझे कई, मेरे एक मित्र था जो वहाँ पे मेरे से पहले था, उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बोला कि आप ये डोर टू डोर डिलीवरी वाला काम क्यों नहीं करते हैं, जब तक आपकी सॉफ्टवेयर या कंसल्टिंग कंपनी में जॉब लग रही हो। इंडिया में हायरिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, जिसमें आदमी चाहे तो 15 दिन 20 दिन में फ्रॉम इंटरव्यू टू जॉइनिंग आ जाती है। लेकिन कनाडा में चीज़ें बहुत स्लो थी, और प्लस कोविड का टाइम भी आ गया था, जनवरी फरवरी मार्च, आप जानते ही उस समय सारा कुछ शट डाउन हो गया था। तो
जब मैंने वो इंटरिम काफ़ी जो कहते हैं वहाँ पे उसको कहते हैं सर्वाइवल जॉब, जिसमें आपको मिनिमम वेज मिलता है। मिनिमम वेज मतलब जो कि सरकार के द्वारा एक लोवेस्ट पॉसिबल रेट पे जिसमें कि आदमी का डे टू डे खर्चे निकल जाए। तो वो 1 या 1.5 महीने आपको वो जॉब मैंने की। इस दौरान मैं वहाँ पे अप्लाई करता रहा। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे इंडिया के जैसे ही डेलॉयट या EY की वहाँ एक तीसरी कंपनी है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जो कि आप जानते होंगे बिग 4 में है। वहाँ पे मेरी को सेम लेवल पे जिस लेवल पे मैं इंडिया था, भगवान की कृपा रही और वाहिगुरु की कृपा से वहाँ जॉब मिल गई। तो जनवरी में मैं लैंड किया और 14 फरवरी मेरा बर्थडे है, उस दिन मेरे को ऑफ़र भी मिल गया था। और 15 मार्च को मैंने कोविड के 16 मार्च से शट डाउन हुआ था ग्लोब, 15 मार्च को मेरी PwC में जॉब लग गई थी। अच्छा, तो ज्वाइन कर लिया। आराम से घर पे बैठ के काम कर रहे थे। उसके बाद से आज तक हम लोग रिमोट वर्क कर रहे हैं। एंड मतलब लाइक से आपको जैसे बताया कि आदमी को रास्ता भगवान खुद दिखाता है, बस चलने वाले बनो। तो मैं जब सोच के गया था तो मैंने ये सोच के नहीं गया था कि वहाँ रास्ता बन जाएगा, लेकिन वहाँ गया और सब कुछ आज सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जैसे आप खुद एक जैसे पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, हम लोग देखते हैं कि पंजाब के लोग जो है, पंजाब में एक बार गया था देहरादून, तो हर जगह पोस्टर बैनर जालंधर में लगा हुआ है कि यहाँ से कनाडा जाइए। तो क्या इतना सब लोग क्यों जाते हैं, ये सरदार कम्युनिटी या पंजाबी लोग जो है इतना क्यों कनाडा जाते हैं, क्या कारण? इसके 2 कारण हैं। दो तरीके हैं। जैसे कि 1970 और 1980 के दशक में उन दिनों कनाडा जाना बहुत आसान था और कनाडा के लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत थी। अच्छा। तो उन दिनों इंडिया और कनाडा के रिश्ते भी बढ़िया थे। तो 1970 के टाइम में पंजाब से काफ़ी लोग वहाँ पे कनाडा जाके बसना शुरू हुए। वो आज के ज़माने में उनके बच्चे सिटीज़न हो गए हैं, लेकिन उस समय में एक बिगेस्ट माइग्रेशन बूम कनाडा में आया। उसके बाद अब जैसे कि वो लोग पंजाब में जो किसान थे वो वहाँ जाके किसान का काम किया, आज वो बहुत समृद्ध हैं, अपनी जगहों में हैं। तो उसको देख के आज के दिनों में पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ के एरिया में एक रेफरेंस बन जाता है कि हमारे गांव का एक लड़का वहाँ जाके इतना समृद्ध हो गया, परिवार इतना समृद्ध हो गया, तो दूसरे लोग भी उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि किसी की सफलता को देख के आदमी इंस्पायर होके वहाँ जाके मेहनत करने को तैयार होता है। दूसरी बात जो आपने बोली कि इंडिया में इतने कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट हैं, हमारे प्रॉब्लम जो हमारे संजय यूनिवर्सिटी में नहीं थी और हमारे स्कूल्स में नहीं है यहाँ पे, कि पंजाब में थोड़ा सा जो गांव के लोग हैं जो वहाँ पिंड बोलते हैं जिसको, वहाँ पे लैंग्वेज की जो इंग्लिश की जो मैंडेटरी है, क्योंकि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब में इंग्लिश बोलनी ज़रूरी है। तो उसके कोचिंग के आप जो बता रहे हैं वो कोचिंग के बोर्ड और बैनर और वहाँ के जो कंपनीज़ हैं वो आपको उस प्रोसेस के लिए ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर खोलती है ताकि आप इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो ये चीज़ हमें हमारे हज़ारीबाग के स्कूल, हमारे माँ बाप के धरोहर से हमें नहीं करनी पड़ी, लेकिन वहाँ के लोगों को करनी पड़ती है। तो वही चीज़ है कि जो लोग पहले चले गए उनको देख के लोगों को लगता है कि हमारे साथ और अच्छा होता भी है। कनाडा में 2 तरह की चीज़ें हैं, वहाँ जाके मेहनत करो तो समृद्धि और सफलता ज़रूर मिलती है, और अगर आप जैसा कहीं भी हो, अगर आप वहाँ जाके आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आसानी से मिल जाएगी, तो वो तो आप हज़ारीबाग में रह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेहनत करना ज़रूरी है। एक चीज़ कनाडा में हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ में अक्सर आते रहता है कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट में गोली चल गया भाई, तो आप लोगों को क्या वहाँ डर लगता है, कैसा लग रहा है? मतलब इसका जवाब मैं आपको एक तरीके से देता हूँ। जैसे लोग दिल्ली के आदमी हैं जो मेरे कई दोस्त हैं बॉम्बे में, वो झारखंड के बारे में बोल के सोचते हैं कि अरे ये कहाँ है, अरे वहाँ तो आदिवासी है, वहाँ तो नक्सल है, तुम लोग कैसे रह रहे हो। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हमारे परिवार के 4 जनरेशन से लोग यहाँ पे हैं। हम लोग कभी तुम भी यहाँ रहते हो, हम लोगों को कोई शहरों में कोई काम का प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कोई सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। गोलियाँ, बंदूकें, ये इंसिडेंट एक सेक्लूडेड और आइसोलेटेड इवेंट्स हैं। बिल्कुल। उसके कारण से जो न्यूज़ और पब्लिसिटी में जो आ रहा है वो सच आ रहा है, लेकिन आदमी की मानसिकता ये होती है कि उसको सोच के लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है, जो कि इंडिया में झारखंड के लिए, हज़ारीबाग के लिए एक परसेप्शन है। सेम परसेप्शन वहाँ पे है, जो आप सही बोल रहे हैं कि कैप्स कैफ़े करके जो कपिल शर्मा का कैफ़े है, वहाँ पे कुछ लोगों ने जो उसको गोलियाँ चलाई, वो एक आइसोलेटेड इवेंट है। कुछ उसके पीछे की चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ के आम नागरिक को मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे वहाँ से कई स्टूडेंट वहाँ रहते हैं, कई परिवार के लोग हैं, नॉर्मल जीवन में कोई सुविधा असुविधा नहीं है, कोई दिल्ली के लोग सोचते हैं झारखंड नक्सल से
क्यों जाएंगे वहाँ पे, तो वैसा कुछ नहीं है। झारखंड के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं ना। अरे जैसे आप झारखंड से ही भाग रहे हैं। हजारीबाग में इतना सुंदर झील है, हाँ। ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को बस यही दिखता है कि वहाँ नक्सल है। हाँ। ऐसा ये तो है बताइए जैसे अब कनाडा और झारखंड या हजारीबाग की आप लाइफ स्टाइल की बात करें तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ता है, ठंडा बहुत होता है, हम लोग सुनते हैं, अक्सर देखते भी हैं फिल्मों में कनाडा का सीन विन जो दिखाता है। क्या है आपका लाइफ स्टाइल, क्या रहता है, पूरे साल भर कैसा रहता है और यहाँ से कितना अलग? बहुत सही। तो इसके अभी दो पार्ट हैं। जैसे कनाडा अपने आप में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लैंड मास एरिया वाला कंट्री है रशिया के बाद। हाँ। तो कनाडा का अगर ईस्ट और वेस्ट देखें तो वेदर हर जगह का बदलता है। तो जहाँ मैं रहता हूँ वेस्ट में, वैंकूवर में रहता हूँ, तो वहाँ का वेदर इज़ कॉल्ड एज टेम्परेट एंड मॉडरेट वेदर। जैसे कि हम लोग स्कूल में साइप्रियन सर या गोम सर ने जो पढ़ाया था कि जिसमें दिन में बारिश होती है, स्नोफॉल भी होती है, लेकिन ठंड, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, जिस तरह से हिंदुस्तान को एवरेस्ट का या माउंट के जो हमारे हिमालयाज़ की एक धरोहर है कि हमें ठंड से बचाने के लिए हमें यहाँ पे हिमालय ने बचाया हुआ है, उसी तरह से वैंकूवर एरिया जो वहाँ पे है वो बचा हुआ है क्योंकि पहाड़ों के कारण ठंडी लहरें वहाँ पे नहीं आती हैं। लेकिन ये तो वेस्ट की बात हुई। अब अगर आप ईस्ट चले जाएं, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, जो आपने कहा, वो वहाँ पे 4 महीने के लिए बहुत बर्फबारी होती है। टेम्परेचर -15 -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। और गर्मियों के टाइम में उतनी गर्मी पड़ती है जितना हमारे दिल्ली में, राजस्थान में पड़ती है। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडरेट टेम्परेचर। और वहाँ पे क्या है, जैसे कुछ कम्युनिटी ऐसे होगा कि लगता हो कि हम इंडिया में आ गए हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, ऐसे बहुत लोग एशिया के हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया के लोग रहते हैं। हाँ, नहीं, ये बहुत सही बोला है। वो कॉस्मोपॉलिटन है। मतलब हमारे साउथ एशिया के जो बांग्लादेश के लोग हो गए, नेपाल के लोग हो गए, पाकिस्तान के लोग हो गए, सब वहाँ पे जैसे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, अपने अपने घर हैं, अपने अपने कम्युनिटी सेंटर्स हैं, और वहाँ पे वो लोग आपस में मिलते जुलते हैं। जिनका मतलब अगर आपके बच्चे स्कूल में हैं तो बच्चों के स्कूल में सारे देशों के लोगों के बच्चों के पढ़ रहे हैं, जो कि लोकल भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे जो हम यहाँ पढ़ते हैं कि कहने को तो बोलते हैं नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, लेकिन हम सब का कलर ऑफ स्किन और हमारी भाषा का तरीका एक ही है। तो वो वहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटीज़ एक करके एक जेनरिक एक कम्युनिटी पे हम लोग सब कैटेगराइज उस कम्युनिटी में हैं। और वहाँ पे हमारी कम्युनिटी के 18 या 20% पॉपुलेशन है। इसके अलावा वहाँ पे चाइनीज़ हैं जो वो भी आई थिंक 12 या 14% पॉपुलेशन है। बाकी कुछ उनके अलावा जो कॉकेशियन, जिनको गोरा लोग बोला जाता है, वो मेजर पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो क्या है मतलब, ये तो दिनचर्या आपने बताया मतलब कैसा है, लेकिन अगर कुछ फेस्टिवल्स हो गया या फिर दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, इंडिया में जैसे आप लोग का गुरुद्वारा में फेस्टिवल हो रहा है, तो उसको कैसे मनाते हैं वहाँ पे? क्या वो मिस करते हैं या फिर उस फेस्टिवल में लोग इंडिया आते हैं, क्या होता है? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल फिर पूछा आपने। दो चीज़ें हैं इसमें भी। सारे त्यौहार, सारी चीज़ों को वैसे से वैसे ही वहाँ मनाया जाता है, जैसे कि आपने बोला। क्योंकि हम लोग सुनते हैं कनाडा, यूएस में हैलोवीन खाली मनाते हैं लोग, सही बात है ये? हैलोवीन ऑफ कोर्स, जब वहाँ रहो तो वहाँ के फेस्टिवल को भी मनाना पड़ता है। लेकिन हम हैलोवीन को भी एंजॉय करते हैं और हम गुरपुरब को भी एंजॉय करते हैं और दिवाली, दशहरा, रामनवमी सब एंजॉय करते हैं। जैसे यहाँ दुर्गा पूजा में मेला लगता है जो कि लगा हुआ है, और जब दिवाली में लोगों के जो घरों में जाके मिठाइयाँ बांटने का काम होता है, पटाखे फोड़ने का काम होता है, वैसे ही गोरे लोग हैलोवीन में पटाखे फोड़ते हैं। तो जब वहाँ रहने लग जाइएगा तो खुशी और पार्टी करने के लिए तो हम सब उस चीज़ में आज भी जाना चाहते हैं। तो जैसे सारे त्यौहार यहाँ बनते हैं, जैसे मिठाइयाँ हम यहाँ खाते हैं वैसे वहाँ बनती हैं, खीर यहाँ भी बनती है, मिठाइयाँ यहाँ भी बनती है, प्रसाद जो आपने बताया गुरुद्वारे में, वैसे वहाँ पे कई गुरुद्वारे हैं, जैसे आप जानते हैं सरदार लोग, सिख लोग वहाँ हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को उसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। एक चीज़ की जो मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, जिसमें आपको दिखेगा कि मेरा प्यार अपने देश से ही है, वो एक चीज़ है कि अपने लोग वहाँ नहीं दिखते हैं। जैसे कि वो खुशी जो इंसान को है, उसके लिए आदमी को हज़ारीबाग, इंडिया, मुझे आना बहुत पसंद है। ये मिस करते हैं लोग। ये कोई बोलता नहीं होगा, हाँ। लेकिन जिनके परिवार भी वहाँ पे हैं, बच्चे भी वहाँ हैं, लेकिन उनके माँ बाप यहाँ हैं या उनके माँ बाप यहाँ नहीं हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान इंसान से बाहर नहीं निकलता। वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहता ही है, कहीं भी सेटल हो जाए, नहीं भी हो जाएं, इंडिया जैसी कोई बात नहीं। बिल्कुल, तो यही है, इंडिया जैसी कोई बात नहीं है। तो हम बात कर रहे थे अभी एक कैनेडियन से, है तो ये भारत के ही, नवनीत बग्गा, लेकिन अब इन्हें
कनाडा का सिटीजनशिप मिल गया है कनाडा का, और अब वहीं सेटल हो गए हैं काम करने के लिए, क्योंकि इनका काम ही ऐसा था, विदेश में ही काम किया सारा, तो उनको लगा कि कनाडा में फैमिली के साथ सेटल हो जाना चाहिए। हज़ारीबाग में ही रहते हैं, ये झंडा चौक के से आप आइएगा मेन रोड में तो इनका दुकान है। आपके फादर का दुकान है ना यहाँ जी, पे? हमारे फादर का यहाँ पे सैनिटरी वेयर, प्लम्बिंग का, पाइपिंग का बिजनेस है, रौनक एजेंसीज करके। हाँ। 40 साल पुरानी दुकान है। शुरू से हमारे इनका- हाँ, हमारे यही- परिवार वाले लोग यहाँ पे बिजनेस हैं। हम लोग झारखंड क्षेत्र से ही आते हैं। हाँ। हमारी 4 पुश्तें हैं, हमारे दादा परदादा सब, और उनके भी पिताजी सब यहीं झारखंड के रहने वाले, हज़ारीबाग क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं हम लोग। बिल्कुल। तो एक देखिए, एक झारखंडी कम हो रहा है यहाँ से और कनाडा में शिफ्ट हो रहा है जाके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवनीत जी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई सवाल अगर कुछ हो कभी भी किसी को माइग्रेशन करने का, तो ऑफ कोर्स आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में आऊँ, मुझे हिंदुस्तान के लोग अगर वहाँ मिलें तो मैं उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती है। चलिए, और लोग जो कनाडा जाना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं आप नवनीत को। थैंक यू।